गुड इवनिंग बेटा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ भाई आ जाइए। तो वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में फर्स्ट आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट और तीसरा है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। तो जो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, ये क्या कहता है और क्या कहता है, कौन से क्रॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ध्यान रखिएगा, मेंडल के 3 लॉ थे, है ना। याद है जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल के कितने लॉ थे आपके? 3 लॉ थे, ठीक है। 3 लॉ हैं। अब इन 3 लॉ में पहला लॉ था, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड था, मोनो हाइब्रिड, याद है। और मोनो हाइब्रिड पर भी किसकी? इसकी केवल F1 जनरेशन में, ठीक है। दूसरा जो लॉ है, ये सारे लॉ के नाम लिख रही हूं मैं, ठीक है। ये सब मैं क्या बता रही हूँ आपको, डिफरेंट टाइप के लॉज के बारे में बता रहे हैं। तो सेकंड है आपका, जो सेकंड लॉ है वो भी किस पर डिपेंड करता है? वो भी आपका पूरी तरीके से बेस्ड है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर। लेकिन ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी स्पेशली किस पर डिपेंड है? F2 जनरेशन में, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें, क्योंकि ध्यान रखना है छोटी छोटी सी बातें इस बार एग्जाम में आपसे पूछी जानी है। अब आते हैं तीसरे पर, और तीसरा है वो किस पर है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। किस पर? डाई हाइब्रिड क्रॉस पर, ठीक है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस की दोनों जनरेशन मींस F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन, इन दोनों जनरेशन को ये एक ही इंक्लूड करता है अपने अंदर। बात समझे इतनी आप? तो जो हमारे मेंडल्स थे, मेंडल्स के 3 लॉ थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, आपको याद है, मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और F1 जनरेशन तक, बात खत्म। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और केवल F2 जनरेशन। फिर थर्ड है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर, और जिसमें आपकी डाई हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, दोनों जनरेशन क्या होती है वहां पर इंक्लूड होती है। बात समझे इतनी? चलिए, तो अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस का मैं स्टेटमेंट आपको लिख के बता देती हूँ। मींस आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। तो क्या कहता है? when two contrasting traits are hybridized, their allelic form their allelic form show their presence independently in new generation और प्रोजेनी, ठीक है। ये क्या है आपका कि यहाँ पर जो सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ नाम से ही पता चलता है, क्या नाम था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक, ठीक है, हम केवल अभी दो की बात कर रहे हैं, दो से अधिक नहीं करते अभी बात। जब दो अलग अलग कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को, ट्रेट्स का मतलब कैरेक्टर्स को, जब दो अलग अलग कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को आपस में क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, तो ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आपस में क्या नहीं होती? एक दूसरे में मिक्स नहीं होती, ठीक है। कैसे मिक्स नहीं होती? अभी एग्जांपल बता दूंगी। दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होती, ये जब नेक्स्ट जनरेशन में आ जाती हैं तो अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या करती हैं? रिप्रेजेंट कर देती हैं। बात समझ में आई?
क्या बात बोली थी? जब दो कंट्रास्टिंग ट्रेट को आपस में क्रॉस कराया जाता है, जब दो कंट्रास्टिंग ट्रेट को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उनके, वही दो कंट्रास्टिंग ट्रेट के एलिलिक फॉर्म कितने हो गए? 4। तो उनके 4 एलिलिक फॉर्म आपस में मिक्स होके कोई नया कैरेक्टर नहीं बनाते। ठीक है, क्या नहीं बनाते? नया कैरेक्टर नहीं बनाते। अपने आप को एवरी एलिलिक फॉर्म क्या करता है? इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या करता है? इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एवरी प्रोजेनी, एवरी एलिलिक फॉर्म को अलग अलग रिप्रेजेंट करती है, मिक्स होके कोई नया कैरेक्टर नहीं बन जाता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपके पास एक प्लांट है, हम फर्स्ट प्लांट की बात करते हैं, और इस फर्स्ट प्लांट में जो पी है, पी का सीड कलर है, सीड कलर। ठीक है, सीड कलर कैसा है? येलो है। और दूसरा इसमें एक तो ये ट्रेट हो गया, और दूसरा ट्रेट कैसा है? जो पी है वो येलो है, और साथ के साथ उसका जो टेक्सचर है, ठीक है, यहां पर लिख देती हूँ टेक्सचर, टेक्सचर ऑफ सीड। टेक्सचर ऑफ सीड कैसा है बेटा? राउंड है। ठीक है, तो एक प्लांट में, फर्स्ट प्लांट का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके पी सीड है, येलो है, और उसका टेक्सचर कैसा है? राउंड है। अब दूसरे पी सीड बात करूं मैं, तो सेकंड पी सीड में क्या है? जो कलर है, सीड कलर है, सीड कलर वो कैसा है? ग्रीन है। और जो टेक्सचर है, सीड का जो टेक्सचर है वो कैसा है? रिंकल्ड है, रिंकल्ड है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं? दो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं ना, दो कैरेक्टर है। एक तो है सीड का कलर, सीड का कलर एक कैरेक्टर, दूसरा है टेक्सचर ऑफ सीड, दूसरा है टेक्सचर ऑफ सीड, दो कैरेक्टर। तो इस तरीके से कितने कैरेक्टर हुए? इस तरीके से कितने कैरेक्टर हो गए बेटा हमारे? दो कैरेक्टर। और दो कैरेक्टर के एलिलिक फॉर्म कितने हो गए? 4। ठीक है, कितने एलिलिक फॉर्म है? एक तो ये देखो येलो कलर, दूसरा राउंड, तीसरा ग्रीन, और चौथा रिंकल्ड। तो 4 एलिलिक फॉर्म को आपस में क्रॉस कराया जा रहा है। कितने को? 4 एलिलिक फॉर्म को आपस में हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं। तो अब क्या कंडीशन बनती है? अब आप सोचे, सुनिए, आप क्या सोच सकते हैं कि जब इस येलो को और इस ग्रीन वाले के साथ, येलो और ग्रीन वाले के साथ हमने मिक्स कर दिया, तो आपका देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, येलो का क्रॉस करा दिया किसके साथ? ग्रीन के साथ। तो क्या कोई ऐसी प्रोजेनी बनती है जो कि कैसी हो? आपकी पैरट ग्रीन, जिसमें पैरट ग्रीन कलर आए, या फिर आपका लाइट ग्रीन कलर आए, लाइट ग्रीन। कभी आपने कोई ऐसा, मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस करा चुकी हूँ इसलिए कराऊंगी नहीं, ठीक है, काफी टाइम लग जाता है और आप सभी जानते हैं ना। जो नहीं जानते वो एक बार लिख देना कि नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो लिख देना हाँ मैम डाई हाइब्रिड क्रॉस जानते हैं। समझ गए ना? लिख दो अभी, नहीं तो फिर मुझे कराना पड़ जाएगा भाई। तो देखो लिख लेना, इधर भी देख लो। तो येलो और ग्रीन को अगर हम क्रॉस कराते हैं तो पैरेट ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर का कोई भी सीड बनता है? नहीं बनाता। ठीक है, कोई भी सीड नहीं बनता। यानी कि ये जो कैरेक्टर हैं आपस में मिक्स नहीं होते, एलिलिक फॉर्म आपस में मिक्स नहीं होते। क्योंकि अगर एलिलिक फॉर्म आपस में मिक्स नहीं होते, अगर एलिलिक फॉर्म आपस में मिक्स होते तो ये पैरेट ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर जरूर बन जाता। लेकिन ये ना तो पैरेट ग्रीन कलर का कोई सीड आया, ना ही लाइट ग्रीन कलर का सीड आया। इसका मतलब क्या है? बेशक दो कैरेक्टर के 4 एलिलिक फॉर्म है, लेकिन एवरी इंडिपेंडेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोजेनी में। बेटा वही बात तो मैंने लिखी है, when two contrasting traits are hybridized, their allelic forms so they are present independently in new generation। ठीक है, अपने आप को वैसे का वैसा ही इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे नया कोई ट्रेट नहीं बना, अगर कुछ बनता है तो इसका येलो कलर, ठीक है, येलो के साथ यहाँ पर राउंड है, लेकिन आपको न्यू जनरेशन मिल सकती है जिसमें राउंड के साथ ग्रीन कलर मिल जाए। ठीक है, क्या एक ऐसा सीड मिला जो कि ग्रीन कलर का भी है और राउंड भी है, यानी कि एक एलिलिक फॉर्म यहां से आया और दूसरा एलिलिक फॉर्म कहां से आया? ये रहा। मींस एलिलिक फॉर्म तो क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट करेंगे, आपस में मिक्स होने के उधर कोई चांसेस नहीं बनते। यही था क्या आपका मेंडल का सेकंड लॉ। मींस कॉम्बिनेशन खूब सारे बन जाएंगे। रेशियो आपको याद होगा 9:3:3:1। ठीक है, जीनोटाइप रेशियो भी आपको याद होगा 1:2:1:4:2:1:1। ठीक है, 12 12 4 21 21, कुछ ऐसा ही था, है ना? तो
यहाँ पर क्या है कि जो पी सीड है इनमें जो एलिलिक फॉर्म है, ये एलिलिक फॉर्म यही रहेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट करते रहेंगे, आपस में ये एलिस मिक्स नहीं होंगे। बस यही है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपने एक बार नाम समझ लिया ना तीनों लॉ का, तो आप उसके अंदर का मैटर अपने आप सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, जैसे पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, बिल्कुल याद हो गया, डोमिनेंस नाम से पता चल रहा है कि दो एलिलिक फॉर्म में एक डोमिनेंट होगा और जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर देगा। बात समझ गए। दूसरा कौन सा था? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट है, यानी कि जो गैमीट्स हैं वो प्योरली अपने आप को रिप्रेजेंट कर देते हैं। बेशक प्रेजेंट जनरेशन में वो कैसे हो, छिपे रहे कैरेक्टर, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर अपने आप को शो कर देते हैं। तीसरा क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। मींस आपका चार एलिलिक फॉर्म को बेशक आपस में मिला दिया जाए, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ये सारे एलिल्स नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इतना? हाँ भाई, अब मैं देख लूं। ठीक है, जानते हैं, यस मैम, यस मैम, यस मैम। यानी कि सभी लोग जो हैं वो डाई हाइब्रिड क्रॉस जानते हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस आपका एग्जांपल किसका है? मैंने पहले ही लिख दिया है, आपका थर्ड लॉ मेंडल का, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ठीक है, चलिए बेटा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इन्हें याद रख लेना बस। जो ऑप्शनल में पूछा जाएगा बस वो आपका ये पूछा जाएगा, डेफिनेशन तो अब नहीं आने वाली है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। हो गया? अब हम इसे रफ करेंगे। ओके, डन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीपल एलिलिज्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से नीट में एक क्वेश्चन जरूर आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रही हूँ। ठीक है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, उनको ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, कौन सा है? मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि मल्टीपल जो एलिलिज्म है ये कौन शो करता है। ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म है, ये कौन शो करता है? तो पहली बात, ये ब्लड ग्रुप शो करते हैं। ठीक है, अब इसे मल्टीपल एलिलिज्म कहा क्यों है? मैं फिर से कह रही हूँ, बायोलॉजी ऐसी साइंस है ना, एक बार मीनिंग समझ लो बेटा, उसका क्या है, लाइन का मीनिंग क्या है, उसका जो डेफिनेशन जिसकी सुनाई जा रही है उसका मीनिंग क्या है, आप भूल नहीं सकते। ठीक है, तो मल्टीपल एलिलिज्म मींस दो से ज्यादा। अभी तक हम दो एलील्स पढ़ रहे थे, एक जीन की दो एलील्स है, अब क्या करना है, एक जीन की दो से ज्यादा एलील्स है। कितनी? एक जीन की दो से ज्यादा एलील्स होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। और एक जीन की दो से ज्यादा जो एलील्स हैं, ठीक है, उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारा ब्लड ग्रुप। कौन है हमारा? ब्लड ग्रुप। तो मल्टीपल एलिलिज्म किसमें देखने को मिलेगा? आपका ब्लड ग्रुप में। कोडोमिनेंस क्यों कहते हैं अभी बता देंगे। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है? ब्लड ग्रुप में। जैसे ह्यूमन का ब्लड ग्रुप इज अ वन कैरेक्टर। ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? आपका एक कैरेक्टर है, समझ गए? जैसे कि आपका हाइट एक कैरेक्टर था, ठीक है, आपका कलर एक कैरेक्टर था, बिल्कुल वैसे ही ब्लड ग्रुप भी क्या है? आपका एक कैरेक्टर है। लेकिन आप ये बहुत भली तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। आप खुद समझिए, ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ होता है। ठीक है, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप? वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, 26 टाइप के होते हैं। आप कहोगे हैं? हाँ, लेकिन वो कुछ रेयर होते हैं। हम प्रॉपर अपने वाले ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं कि आसपास में हम लोगों में कोई रेयर पर्सन नहीं है, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है। तो हम सभी का जो ब्लड ग्रुप है लगभग ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा, किसी का ओ होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के, है ना। अब वो 4 टाइप कौन कौन से हैं? जैसे कि या तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ए हो सकता है, या फिर ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? बी हो सकता है, या फिर ब्लड ग्रुप क्या है? सी हो सकता है, या ब्लड ग्रुप चौथा क्या सी नहीं होता भाई? ए बी सी डी क्या लिखवा रहे हो तुम? ए बी और क्या हो सकता है? ओ हो सकता है।
ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, तो इस तरीके से 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब इन 4 टाइप के ब्लड ग्रुप के लिए कितने एलिलिक फॉर्म, कैरेक्टर तो एक है, इन 4 टाइप के ब्लड ग्रुप के लिए जो एलिलिक फॉर्म है, एलिलिक फॉर्म, कितने एलिलिक फॉर्म रेस्पॉन्सिबल होते हैं? 3 एलिलिक फॉर्म। कितने? 3 एलिलिक फॉर्म। ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है इनके लिए कितने एलिलिक फॉर्म रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो 3 टाइप के एलिलिक फॉर्म रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से? देखिए, ब्लड ग्रुप में एलील्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये कैपिटल आई से दिख रहा है ना, आई से, ठीक है। एक तो होता है आपका आई ए, दूसरा एलील्स होता है आपका आई बी, और तीसरा एलील होता है कौन सा? आई ओ, या फिर इसे स्मॉल आई भी कहीं कहीं पर लिखा मिल सकता है, मैं से ऐसे कर देती हूँ। तो ये हो गए हमारे 3 एलिलिक फॉर्म, किसके? ब्लड ग्रुप के। कौन कौन से? आई ए, आई बी, आई ओ, या फिर स्मॉल आई, ठीक है। तो ये देखो, इन सभी से मिलकर ये 4 बन गए, 3 एलिलिक फॉर्म से 4 ब्लड ग्रुप का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। चलो, ये तो आपकी इतनी बात हुई। अब आप ये बता सकते हो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी? हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी? जल्दी से, किसने की थी? मैंने तो नहीं की भाई, बोलो आंसर। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी कार्ल, आगे का हम भूल गए, किसने की थी? चलो याद कर लो, किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप दिए थे। ठीक है, एक और बात पूछी जाती है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। बच्चे ये ब्लड ग्रुप और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में बड़े कंफ्यूज होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होते हैं, जबकि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज और वेन्स हैं, हार्ट है, इनमें ब्लड कैसे फ्लो होता है। तो इसे सबसे पहले बताया था साइंटिस्ट ने, लेकिन तो उसका भी नाम लिख देती हूँ ना, याद कर लेना, आपके लिए खैर इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ये किसने दिया था? विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दिया था। और जो हमारा ब्लड ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप्स दिए थे कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने। RH फैक्टर है, वो भी कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने ही सबसे पहले देखा था। ठीक है, चलो, तो इतनी बात समझ गए, लिख लेना, छाप लेना भाई से। अच्छा, सही है, एक बच्चे ने नाम लिखा है कार्ल, दूसरे ने नाम लिखा है लैंडस्टीनर, वेरी गुड, इसे कहते हैं। अच्छा, लो लो स्क्रीनशॉट, हो गया। एकता, आप लोगों की एकता, आधा आधा नाम बताते हैं। देखो, अब जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के एलिलिक फॉर्म 3 होते हैं, ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कितने होते हैं? ठीक है, ब्लड ग्रुप के जो जीनोटाइप है वो कितने होते हैं आपके? 6। और ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप कितने होते हैं? 4। इन सबको जरा याद रखेंगे, क्योंकि ये आपके ऑप्शन में पूछा जाना है। मैं लिख दूं यहाँ पे, 3 लाइन लिख देती हूँ, ठीक है, क्या लिख देती हूँ? फिनोटाइप, फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4। दूसरा पॉइंट मैं लिखती हूं, दूसरा है जीनोटाइप, जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ठीक है। जीनोटाइप ब्लड ग्रुप के कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने होते हैं? 6। और तीसरा मैं लिखती हूं एलिलिक फॉर्म ऑफ ब्लड ग्रुप, या एलील्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ये कितने होते हैं? 3। तो ये नंबर जरा आप याद रखें, 2 साइंटिस्ट के नाम और ये नंबर, क्योंकि ऑप्शन में यहां से खूब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 6, एलिलिक फॉर्म 3। एलिलिक फॉर्म 3 कौन कौन से होते हैं वो मैं समझा चुकी हूँ, आई ए, आई बी, आई ओ, ठीक है, या स्मॉल आई। अब फिनोटाइप ऑफ, जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप पढ़ लेते हैं।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप ऑफ ब्लड, और यहां पर लिखते हैं हम जीनोटाइप, जीनोटाइप ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड का फिनोटाइप क्या होगा और ब्लड का जीनोटाइप क्या होगा, बीच में हम लाइन खींच देते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको जो इसका एंटीजन है, एंटीबॉडी है, वो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लास 11th में वो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था कि कौन सा एंटीजन होता है, उस पर कौन सी एंटीबॉडी होती है। बात समझ गए? अगर उसमें कंफ्यूजन है तो बता देना, हम दोबारा समझा देंगे, लेकिन पहले आपके जो अभी इस साल के सिलेबस में उस पर ध्यान दीजिए। तो फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो कौन कौन से एक्सटर्नल, आप अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है, ठीक है, जो पैथोलॉजिस्ट है वो यही तो बोलता है आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है, इनमें से कोई एक बोल देता है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ही तो है, वो ये तो नहीं बताता हाँ आपके अंदर ये वाली जीन है जिसके कारण आपका ये ब्लड ग्रुप है, ऐसा तो नहीं बताता। तो ये फिनोटाइप कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4। पहला क्या हुआ, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए। कौन सा हुआ, ब्लड ग्रुप ए। तो ब्लड ग्रुप ए है, अगर फिनोटाइप है ब्लड ग्रुप ए, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, देखिएगा इसका जीनोटाइप क्या होगा, कुछ लिख रहे हो क्या? ठीक है, ठीक है, इसका जीनोटाइप क्या होगा देखिएगा, कौन से मार्कर से लिखूं, ब्लू से लिख देते हो। इसका जीनोटाइप होगा आई ए, आई ए, ठीक है, या फिर आई ए आई ओ। ठीक है, एलील्स तो दो ही होंगे, लेकिन टाइप कितने होंगे एलील्स के, 3 होंगे। ठीक है, एलील्स के जो टाइप हैं, एलील्स के ये क्या है, टाइप हैं। एलील्स के टाइप कितने होंगे, 3 होंगे, लेकिन कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल 2 ही होंगे। तो अगर ब्लड ग्रुप आपका एलिलिक फॉर्म आई ए है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अगर आई ओ है तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ओ वाला है जो ओ को हम 0 समझ लेते हैं कि ओ है जो 0 है वो कैसा है, एक रिसेसिव फॉर्म है। और जब एक रिसेसिव हो, ये डोमिनेंट हो, तो मेंडल्स के लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कौन अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, ये ए वाला रिप्रेजेंट करेगा, ए वाला रिप्रेजेंट करेगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। समझ गए? तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेंडल के कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है आई ए आई ओ। किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और जीनोटाइप आई ए आई ओ टाइप का है, तो ये मेंडल्स के कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो मेंडल के कौन से लॉ को फॉलो करता है, ये करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस को, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। समझ गए? मैं छोटी छोटी सी बात भी आपको बता रही हूँ इसीलिए कि एग्जाम आए तो आप कहीं पर भी छोटी सी भी मिस्टेक ना करें। अब आते हैं सेकंड में, और सेकंड क्या है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप बी है इसका एलिलिक फॉर्म क्या होता है, सेम ऐसा ही होगा, आई बी या फिर आई बी आई ओ। भाई ये तो नेचुरल सी बात है, बी ही होगा, लेकिन इसमें आई ओ वाला रिसेसिव है और आई बी वाला कैसा है, डोमिनेंट है। तो एक रिसेसिव एक डोमिनेंट में कौन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंट वाला। डोमिनेंट कौन है, बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। तो ये भी किसे फॉलो कर रहा है, ये वाला भी फॉलो कर रहा है, आई बी आई ओ वाला भी, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। कैसे, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। अब आता है अपना तीसरा ब्लड ग्रुप, कौन सा, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी। अब ब्लड ग्रुप ए बी के लिए जो कंडीशन है, ब्लड ग्रुप ए बी के लिए कंडीशन क्या है, आई ए एंड आई बी। समझ गए? एक एलिलिक फॉर्म में आई ए और दूसरा एलिलिक फॉर्म में कौन सा, बी, आई बी। तो ये दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी। देखो इसमें क्या था, आई ओ आई बी था तो केवल बी रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें आई ए आई ओ था तो केवल ए रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब आई ए आई बी जैसी कंडीशन होती है तो इन दोनों में आप कहोगे कौन अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, तो भाई यहाँ पर ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर एक नया लॉ बन के आएगा और वो कौन सा है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब दोनों ही पूरी तरीके से, आधा आधा भी नहीं, जैसे कि आपने मिरेबिलस जलापा में पढ़ा था
कि रेड का भी कुछ पार्ट दिखाई दे रहा था और व्हाइट का भी कुछ पार्ट दिखाई दे रहा था न्यू जनरेशन में, जिससे कि पिंक प्रोजेनी बन गई थी। याद आ गया? मिरेबिलिस जलापा एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, जिसमें न्यू प्रोजेनी जो कि पिंक कलर की बन रही थी, उसमें पिंक कलर का मतलब क्या है? सम पार्ट ऑफ व्हाइट एंड सम पार्ट ऑफ रेड। तो व्हाइट सिंपल कलर ही मिला देंगे, रेड में थोड़ा सा व्हाइट मिला देंगे तो पिंक बन जाएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा पार्ट आपस में मिक्स हो रहा था। समझ गए थे? लेकिन यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हुई है, यहाँ पर पूरी तरीके से दोनों ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए जो ये वाली फिनोमिना है इसे हम बोलते हैं को डोमिनेंस। ठीक है, कौन सी डोमिनेंस? ये वाली को डोमिनेंस। बात समझ गए? तो अगर आपसे पूछे ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप स्पेशली को डोमिनेंस शो करता है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप स्पेशली को डोमिनेंस शो करता है? ब्लड ग्रुप ए बी, जिसका जीनोटाइप होता है आई ए और आई बी, जिसका जीनोटाइप होता है आई ए आई बी, और ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए बी। इट्स डन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब नेक्स्ट है कौन सा? ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ है, इसका एलिलिक फॉर्म कौन सा होता है? आई ओ आई ओ। ठीक है, दोनों रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव है, तो क्या होगा? रिसेसिव है तो केवल अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे, और इसके लिए कोई एंटीजन है नहीं, तो क्या होगा? कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि जीरो, और जीरो को अल्फाबेट में हम क्या बना देते हैं? ओ। वास्तव में ये जीरो होता है, लेकिन जब हम यहाँ पर ए बी लिखते हैं ना, तो इसे भी हम क्या पढ़ लेते हैं? ओ पढ़ने लगते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म है। ठीक है, जिससे आप कह सकते हैं कि मेंडल्स के सेकंड लॉ को फॉलो करता है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाएगा, आपके में यहाँ तक पूछा जाएगा कि इसकी डिटेल बहुत लंबी है। ये बहुत इजी सा दिख रहा है ना, जब हायर क्लास में जाओगे तो ये आई ओ है, ये आपको बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि इसकी डिटेल बहुत डीप जाती है। ये तो थोड़ी बहुत डिटेलिंग में रह जाएगी, इसकी डिटेल बहुत जाएगी, तो अभी तक आप इतना पढ़िए, या हायर क्लास में जाके पढ़ लेंगे इसे। बात समझे? तो देखो फिनोटाइप कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, वही तो मैंने लिखा था, फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज 4। और जीनोटाइप कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। वही मैंने लिखा, जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज 6। बात समझ में आ गई? इन 4 फिनोटाइप के 6 जीनोटाइप होते हैं, और ये जीनोटाइप कौन से लॉ ऑफ डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और कौन सा कोडोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है, कैसे करता है, वो आप भली तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ गए ना भाई? मुझे बता दिया करो, तुम शांति से बैठ जाते हो। समझे कि ना समझे? मुझे इसके ब्लड ग्रुप के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, पेडिग्री एनालिसिस वगैरह भी कराना है। ओके, क्रिस्टल क्लियर, समझ गए? ठीक है, ओके, डन। हाँ, तो इसके कल क्वेश्चन है, कल हम ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन करेंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस कल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप ही काफी लंबे चौड़े निकलेंगे कल तो। चलिए भाई, तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, उनके आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये तो आज नहीं पूछूंगी, सामने लिखा है, तुम चीटिंग कर लोगे, हम तुम्हें भली तरीके से जानते हैं। अब मैं पिछला वाला रिवाइज कराऊंगी, मीन्स जो पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ उनमें से क्वेश्चन पूछूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जो कौन थे, डीएनए की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? हु डिस्कवर्ड डीएनए? हु डिस्कवर्ड डीएनए? नेम द साइंटिस्ट, give the name of the scientist who discovered DNA first time. आंसर बताओगे? ये वॉटसन एंड क्रिक is not a right answer. Watson and Crick scientists discovered 3-dimensional structure of DNA, not DNA, है ना? चलो आंसर बोलो। वेरी गुड, रौनक का आंसर आया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
ल्यूवेनहॉक नहीं है बेटा जी, किसने दिया है? सलोनी। ल्यूवेनहॉक नहीं है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने पॉली एम्ब्रियोनी दी थी। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वगैरह के बारे में, तो इन्होंने पॉली एम्ब्रियोनी वगैरह और आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप समथिंग समथिंग बहुत सारी चीजें थी, लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नहीं है। इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, नहीं फ्रेडरिक मिशर, सॉरी। कौन है? फ्रेडरिक मिशर। आंसर आ गया मेरे पास, बिल्कुल सही, फ्रेडरिक मिशर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कब दिया था? 1869 में, गांधी जी के जन्म के साथ। तो 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने, और इसे डीएनए नाम नहीं दिया था, याद होगा। इसे नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन। याद आ गया? डीएनए की जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी फ्रेडरिक मिशर ने, उन्होंने इसे नाम डीएनए ना देके नाम दिया था क्या? न्यूक्लिन नाम दिया था, क्योंकि ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिला था। याद आ गया? हाँ भाई, तो थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, गलतियां ना करिए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, और सेकंड क्वेश्चन में आप हमें बताइएगा जो डीएनए है, चलो डीएनए को हटाओ, अब एक तरफ रखो। बताइएगा ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो कि अपने आप को प्रेजेंट जनरेशन में शो नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? The characteristic which cannot represent in present generation, but they can express himself in next generation. These characteristics are known as dash. क्या कहलाते हैं? वेरी गुड, आंसर आया। ओ भाई यार, चश्मा नहीं लगाए, दूर का दिख नहीं रहा। रौनक, वैष्णवी, कुसुमलता, वेरी गुड। क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं हमारे रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर जो कि प्रेजेंट जनरेशन में तो शो नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आइए। थर्ड क्वेश्चन में बताइएगा जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पढ़े हो ना? हाँ, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? वो मत जाना। हु डिस्कवर न्यूक्लियस? आंसर आया, वैष्णवी, वेरी गुड। रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, एक और बताइए, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नाम किसने दिया था? क्रोमोसोम जानते हो ना, क्रोमोसोम नाम किसने दिया था? एक एक का आंसर चाहिए मुझे, सारा कुछ पढ़ाया हुआ पूछ रही हूँ, लास्ट लेक्चर्स का ही पूछ रही हूँ मैं, है ना। ऑफ करके भागने वाले भी मुझे नाम बहुत अच्छे से याद रहते हैं फिर। बेटा रिवाइज करिए, आपके भले के लिए ही क्वेश्चन पूछती हूँ, कम से कम रिवाइज तब भी कर लेते हैं आप इस बहाने। बोलो, किसने नाम दिया था? अरे वाह, आंसर आ गया, कुसुमलता, वैष्णवी एंड नम्रता। किसने दिया था? वॉल्डियर। वॉल्डियर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने आपका क्रोमोसोम नाम दिया था, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बहुत दूर से उठा के लाई हूँ, है ना, उठा के लाई, मेरे दिमाग में आ गया। जो हमने पढ़ा था स्पर्म, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ा चुके हैं आपको। स्पर्म है, स्पर्म का जो हेड है, हेड होता है ना, जिसमें कि एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, जिसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं, याद आ गया? हेड ऑफ द स्पर्म, है ना, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन acrosome and acrosome contain hydrolyzing enzyme. These hydrolyzing enzyme can rupture the zona pellucida of ovum. ठीक है, इतनी कहानी याद आ गई ना। चलिए अब ये बताइए कि जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ विच सेल ऑर्गेनेल? एक्रोसोम किस सेल ऑर्गेनेली का मॉडिफिकेशन होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये शायद मैं कुछ पढ़ रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, तो मुझे ये दिखाई दे गया। बच्चे मीन्स आपसे हायर क्लास के बच्चे। मैंने कहा लाओ इनसे भी पूछा जाए। आंसर है बिल्कुल सही, आंसर सौम्या का सही आया है। क्या होता है? गोल्गी एपरेटस, बिल्कुल सही है। गोल्गी एपरेटस होता है जिससे कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक आंसर माइटोकॉन्ड्रिया भी मुझे दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मिडिल पीस में प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 7 8 9 10, हमने बहुत सारे बनाए भी थे, याद होगा, याद है ना। हमने ऐसा करके उसका मिडिल पीस जो बनाया था, नेक के बाद मिडिल पीस, टेल से पहले, तो उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बनाए थे। दीज माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एनर्जी टू द स्पर्म
फॉर देयर लोकोमोशन और फॉर देयर मूवमेंट। ठीक है भाई, स्पर्म मूवमेंट करता है तो स्पर्म को मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, सेल की पावर हाउस कहलाती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारी प्रेजेंट होती है किसमें? स्पर्म में, क्योंकि स्पर्म कैसा होता है? आपका मूवेबल होता है। ओके, चलो भाई पुराना भी रिवाइज करो, अभी टाइम बचा है, बिल्कुल बचा है। व्हाट यू मीन बाय कीरोप्टेरोफिली? जल्दी, कीरोप्टेरोफिली क्या होता है? देखते हैं तुम कितने गजनी हो और कितने तुम पढ़ाका हो। कीरोप्टेरोफिली, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। कीरोप्टेरोफिली, हाँ सौम्या, बताया था मैंने। एक एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ, सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हुए हैं मेरे। आप पुराने यूट्यूब पे लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे। कीरोप्टेरोफिली, जल्दी क्विक, नहीं आता तो लिख दिया करो यार, हम इंतजार नहीं करेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे। नहीं पता? ओके, कीरोप्टेरोफिली, भाई कीरोप्टेरोफिली इज बैट पॉलिनेशन, याद आ गया? पॉलिनेशन पढ़ा था हमने, कौन सा? जो बायोलॉजिकल एजेंट से होता है। एंटेमोफिली मींस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। एनिमोफिली पॉलिनेशन बाय क्या? एनिमोफिली पॉलिनेशन बाय विंड। कीरोप्टेरोफिली पॉलिनेशन बाय बैट, है ना? ऑफियोफिली पॉलिनेशन बाय, शायद यही मेरा एक वहां पे आपको एक्सप्रेशन था जब मैं ऑफियोफिली पढ़ा रही थी, पॉलिनेशन बाय स्नेक। याद आ रहा है ना कुछ? ये वाला। तो मैंने कीरोप्टेरोफिली पूछा आपसे, कीरोप्टेरोफिली का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन बाय बैट। ओके, ऑफियोफिली पूछा जाए तो पॉलिनेशन बाय स्नेक। ठीक है, चलिए, हाँ भाई याद आ गया। हाँ, मरमैकोफिली पॉलिनेशन बाय आंट आपका मरमैकोफिली कहलाता है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, सारे ये है ना भाई, पीछे से जाके रिवाइज करो। आपके पास ऑनलाइन में एक ऑप्शन भी बनता है कि मैं सारे रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देती हूँ, भूल जाओ तो उधर से उठा के देख लो ना यार, है ना? ऑफलाइन पढ़ते तो ये आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, हो गया तो हो गया, मैडम को दोबारा नहीं सुन सकते। ऑनलाइन में आप दोबारा भी सुन सकते, जब तक मन करे आप सुनते रहिए, जब तक आपको याद ना हो जाए। ठीक है, चलिए बेटा, तो दोबारा देखिएगा और पिछला भी रिवाइज करिएगा। हम मिलेंगे कल आपसे नए टॉपिक के साथ, इसके क्वेश्चंस मींस ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय। हाँ जी, यूट्यूब पर मिल जाएंगे बेटा। है, नहीं मिला था अभी प्रीति, 2-4 दिन का नहीं मिला होगा, वरना पुराने जरूर होंगे। ठीक है, शायद प्लेलिस्ट मैंने बनाई नहीं है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, वरना वीडियोस में देख लेना, वीडियोस में मिल जाएंगे। 4-6 दिन के नहीं मिलेंगे, पुराने सारे अवेलेबल हैं। ओके, चलो बाय बाय।